हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी खूबसूरती या गुण भाग 13। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि खुशी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो केशव के साथ अपने ससुराल वापस लौट जाती हैं। वहीं दूसरी ओर सुबह सुबह प्रसन्नता अपने ऑफिस के लिए निकलती है तो विजय जी उसकी आंखों में उसकी उदासी को भांप लेते हैं। अब आगे विजय जी ठंडी सांस भरते हुए कहते हैं, ऐसा जल्द ही हो जाए स्मिता। प्रसन्नता मेरी बहू से बेटी कब बन गई पता ही नहीं चला। अगर हमारी कोई बेटी भी होती तो वो भी हमारे लिए इतना नहीं करती जितना इसने हमारे लिए किया है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारी बेटी हमेशा खुश रहे। स्मिता जी विजय जी की हाँ में हाँ मिलाती है और बोलती है, देखना जल्द ही ऐसा होगा, अब आप आराम कीजिए। उधर प्रसन्नता ऑफिस पहुंचकर सारा कार्य बहुत अच्छी तरह से करती है। सारी जरूरी फाइलें और डॉक्यूमेंट्स कंपनी के मैनेजर मिस्टर मेहता को देते हुए कहती है, आप ये सारी फाइलें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स कल ऑफिस में आर्यन को दे दीजिएगा, और ये कुछ जरूरी कागजात आप पापा को घर पहुंचा देना। और हाँ, एक बात और, आज शाम को आप 5 बजे एयरपोर्ट पर गाड़ी लेकर चले जाना और सर को, मेरा मतलब है आर्यन को, ले आना। मिस्टर मेहता सारी फाइलें पकड़ते हैं और प्रसन्नता से पूछते हैं, बेटी क्या तुम आज घर नहीं जा रही हो? मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम छोटे साहब को लेने जाने वाली हो तो ये जरूरी कागजात तुम ही घर ले जाना। प्रसन्नता उनकी बात सुनकर बोलती है, मेहता अंकल, मैं आज ऑफिस के बाद अपने पापा के घर जा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको एक काम सौंपा है। मिस्टर मेहता ठीक है कहकर बाहर चले जाते हैं। शाम के समय प्रसन्नता गाड़ी में से अपना सामान निकालकर टैक्सी से कहीं चली जाती है। वहीं मिस्टर मेहता गाड़ी लेकर आर्यन को लेने एयरपोर्ट चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर केशवा जल्दी घर आता है और खुशी से बड़े प्यार से कहता है, चलो खुशी, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले चलता हूँ। खुशी केशव की बात सुनकर जल्दी से तैयार होती है। खुशी ने आज केशव की दी हुई वही साड़ी पहनी है जिसे उसने पहनने से इनकार कर दिया था। हल्के नीले रंग की साड़ी में खुशी बेहद सुंदर लग रही है। अपने बेटे और बहू को एक साथ इतना खुश देखकर मालिनी जी अपने बच्चों की नजर उतारती है, उन्हें ढेरों आशीर्वाद देती है और कहती है, जाओ बेटा, घूमो फिरो और अपनी जिंदगी ऐसे ही एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जियो। खुशी माँ के गले में बाहें डालकर बोलती है, माँ आप भी हमारे साथ चलिए। मालिनी जी हंसते हुए बोलती हैं, मैं तो तुम दोनों को खुश देखकर वैसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही चलने फिरने लगूंगी और फिर मैं अपनी बेटी खुशी के साथ घूमने जरूर चलूंगी। चलो अब तुम दोनों जाओ, और हाँ केशव, मेरी बहू का ख्याल रखना। हंसते खिलखिलाते केशव और खुशी गाड़ी में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए केशव खुशी से कहता है, खुशी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? खुशी मस्ती में गुनगुनाते हुए कहती है, हाँ जी पूछिए। केशव बोलता है, तुम्हें तो ये साड़ी पसंद नहीं थी, फिर तुमने क्यों पहनी? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे कहने का अर्थ है कि तुम चाहो तो आज तुम अपनी पसंद की साड़ी ले सकती हो। खुशी केशव की ओर देखते हुए कहती है, दरअसल ये साड़ी बहुत सुंदर है और तुम्हारी पसंद की हुई हर चीज बहुत सुंदर है, देखो ना जैसे मैं। ये कहकर खुशी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसे इस तरह खिलखिलाते हुए देखकर केशव खुशी का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से बोलता है, खुशी तुम हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहा करो। तुम्हें खुश देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरा ईश्वर खुशी से झूम रहा हो। केशव की बात सुनकर खुशी भाव विभोर हो जाती है। खुशी मन ही मन अपनी बहन को सराहते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि जिस बहन ने उसकी जिंदगी में इतना प्यार और अपनापन भर दिया, ईश्वर भी उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। तभी केशव गाड़ी पार्क करते हुए खुशी को बोलता है, क्या सोच रही हो मैडम, मैं तुम्हें अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया हूँ, चलो अंदर चलते हैं। खुशी और केशव एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले अंदर चले जाते हैं। वहीं मिस्टर मेहता एयरपोर्ट से आर्यन को लेते हैं। आर्यन मिस्टर मेहता से औपचारिकता वश मिलता है और उन्हें बोलता है, थैंक यू मिस्टर मेहता मुझे लेने आने के लिए। अब आप अपने घर जाइए, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके घर चला जाऊंगा। मिस्टर मेहता कहते हैं, ठीक है सर, आप ये कुछ जरूरी फाइलें भी घर ले जाइएगा, प्रसन्नता मैडम ने बड़े साहब को देने के लिए बोला है। आर्यन प्रसन्नता का नाम सुनकर चौंक जाता है। फाइलें पकड़ते हुए पूछता है, मिस्टर मेहता क्या प्रसन्नता ऑफिस में आई थी? मिस्टर मेहता कहते हैं, जी सर, वो दरअसल पिछले 1 महीने से बड़े साहब की तबीयत खराब थी, उन्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला था, तभी से प्रसन्नता मैडम ऑफिस आती हैं।
लेकिन सर, प्रसन्नता मैडम ने ऑफिस को बहुत अच्छे से संभाला है। हमारी कंपनी के साथ जुड़े कार्य करने वाला हर व्यक्ति प्रसन्नता मैडम की बहुत तारीफ करता है। इनफैक्ट सर, हमारे कई अधूरे प्रोजेक्ट्स को प्रसन्नता मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है। रियली सर, यू आर वेरी लकी। प्रसन्नता की तारीफ सुनकर आर्यन कुछ नहीं कहता, अपितु वो मिस्टर मेहता से कहता है, ठीक है मेहता जी, आप चलिए, मैं आपको कल ऑफिस में मिलता हूँ। ये कहकर आर्यन गाड़ी चलाकर घर जाने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर आर्यन की गाड़ी किसी लड़की से टकराती है। आर्यन एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगाता है। लड़की लगभग गिरते गिरते बचती है। वो पलटती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम देखकर नहीं चला सकते? एकदम आर्यन उस लड़की को देखता रह जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि खुशी होती है, जो उस समय सड़क पर खड़ी केशव का इंतजार कर रही होती है, जो कि उसके लिए सड़क की दूसरी ओर आइसक्रीम लेने गया होता है। खुशी भी एकदम आर्यन को देखकर हैरान रह जाती है। आर्यन गाड़ी से नीचे उतरता है, तभी केशव भी आइसक्रीम लेकर आ जाता है। आर्यन को देखकर वो उससे हाथ मिलाता है और उसका हालचाल पूछता है। खुशी आर्यन से प्रसन्नता के बारे में पूछती है। वो गाड़ी में देखते हुए कहती है, आर्यन, क्या तुम्हें लेने प्रसन्नता नहीं आई? मुझे लगा था कि वो तुम्हें लेने आई होगी। आर्यन हैरानी से खुशी और केशव की ओर देखता है। केशव आर्यन से कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? खुशी तुमसे कुछ पूछ रही है। आर्यन अपनी सोच से बाहर आते हुए कहता है, नहीं, वो प्रसन्नता मेरे साथ नहीं है। आप बताओ, आप दोनों कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? केशव हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं यार, मैं अपनी मैडम को खाना खिलाने लाया था। इन्होंने आइसक्रीम की डिमांड कर दी, मैं वही लेने आया था। तुम बताओ, तुम कैसे हो? हमें पता था कि तुम आज आने वाले हो। हमने सोचा था कि तुम्हारे आने के बाद हम तुमको और प्रसन्नता को मिलने आएंगे, पर देखो ना, हमारी मुलाकात अभी यही हो गई। आर्यन बोलता है, ठीक है, अगर हम लोग यही मिल ही गए तो चलो, सामने कैफेटेरिया है, एक एक कप कॉफी पीते हैं। खुशी बीच में ही बोल पड़ती है, आज नहीं आर्यन, जब कभी प्रसन्नता तुम्हारे साथ होगी तब हम सब कॉफी पीने चलेंगे। आर्यन बिना उसकी बात का उत्तर दिए केशव की ओर देखकर बोलता है, चल यार, मेरा कॉफी पीने का बहुत मन है। केशव खुशी से कहता है, चलो खुशी, अगर आर्यन का मन है तो एक एक कप कॉफी पी लेते हैं। तीनों वहाँ एक टेबल पर बैठते हैं। केशव खुशी और आर्यन को टेबल पर बैठा छोड़कर कॉफी ऑर्डर करने काउंटर पर चला जाता है। आर्यन खुशी की ओर देखते हुए बोलता है, कैसी हो खुशी? बहुत खुश नजर आ रही हो। लगता है केशव तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। खुशी उसकी बात सुनकर कहती है, तुमने सही पहचाना, मैं सच में केशव के साथ बहुत खुश हूँ। तुम शायद जानते नहीं कि मेरी इस खुशी की वजह मेरी बहन है। अगर वो सही समय पर मेरी आंखें नहीं खोलती तो मैं ये कभी भी नहीं जान पाती कि केशव कितने अच्छे इंसान हैं, और मैं केशव जी के सच्चे प्यार को कभी भी नहीं समझ पाती। तुम्हें पता नहीं, मैं अपनी सुंदरता के नशे में इतनी चूर थी कि ना ही कभी अपनी बहन की अच्छाई को देख पाई और ना ही केशव जी के प्यार को महसूस कर पाई। पता नहीं आर्यन, ये केशव और प्रसन्नता किस मिट्टी के बने हैं। मेरी इतनी गलतियों के बावजूद भी इनका प्यार मेरी तरफ कम नहीं हुआ। मुझे पता चल चुका है कि मैं सिर्फ सूरत की ही सुंदर हूँ। सही मायनों में तो मेरी बहन प्रसन्नता मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन नियति के खेल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ये सच है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, परंतु सही मायनों में प्यार किसे कहते हैं, ये तो सिर्फ केशव और प्रसन्नता ही तुम्हें बता सकते हैं। अब मुझे लगता है कि मैंने कभी तुम्हें चाहा ही नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगता था अगर तुम नहीं होते तो कोई और मेरी सुंदरता पर मोहित होकर मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगा। परंतु वो सिर्फ मेरी सुंदर सूरत पर मेरा अहम था, परंतु मैं गलत थी। इसे प्यार नहीं कहते। प्यार सिर्फ लेने का नहीं, देने का नाम है। जैसे मेरी बहन प्रसन्नता का तुम्हारे लिए था, जो उसने तुमसे बिना किसी शर्त के किया। तुम नहीं जानते कि वो तो शुरू से ही तुमसे प्यार करती रही है, परंतु उसने तुम्हें कभी बतलाया नहीं। तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन भी वो तुम्हें बताने आई थी, परंतु तुमने अपने दिल की बात मुझसे कह डाली। उसी समय मेरी बहन ने अपने टूटे दिल के टुकड़े अपने प्यार की निशानी समझकर संभाल कर रख लिए। प्रसन्नता ने हमेशा मेरी खुशी को अपनी खुशी से पहले रखा, परंतु मैं कभी भी उसके प्यार को नहीं समझ पाई। अब जान गई हूँ तो चाहती हूँ कि उसे भी उसका प्यार मिले, क्योंकि वो इस प्यार की हकदार है। उसी समय केशव कॉफी लेकर आता है। आर्यन और खुशी को कॉफी पकड़ाता है। आर्यन अभी भी खुशी की बातें सुनकर उसी में खोया हुआ है। केशव उसे कंधे से हिलाते हुए कहता है,
पी ले यार, कॉफी ठंडी हो जाएगी। खुशी को उसकी जिंदगी में इतना खुश देखकर और प्रसन्नता का अपने प्रति प्यार जानकर आर्यन सोच में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। केशव भी बातें करते करते प्रसन्नता की बहुत तारीफ करता है। वो आर्यन से कहता है, मेरे यार तू सच में बहुत किस्मत वाला है कि प्रसन्नता जैसी लड़की तेरी जिंदगी में है। उसके पास तो जैसे कोई जादू हो जिससे वो सबकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देती है। तुम शायद नहीं जानते, मेरी जिंदगी में भी खुशियां लाने वाली कोई और नहीं प्रसन्नता ही है। अलबत्ता उसने तो मेरी माँ को भी नई जिंदगी दी है। प्रसन्नता के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आर्यन अचंभित रह जाता है। कॉफी पीकर खुशी और केशव आर्यन से फिर मिलने को कहकर घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आर्यन भी घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही स्मिता जी अपने बेटे का स्वागत बहुत प्यार से करती है। आर्यन अपने पापा को मिलता है, उनसे उनकी सेहत के बारे में पूछता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि पापा की तबीयत इतनी खराब है। स्मिता जी आर्यन से कहती है, बेटा प्रसन्नता नहीं चाहती थी कि तुम्हें वहाँ डिस्टर्ब किया जाए। सच में उसने तुम्हारे पापा का बहुत ख्याल रखा है। विजय जी बीच में ही बोल पड़ते हैं, उस बच्चे की देखभाल की वजह से ही आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच पूछो तो उसने मेरी देखरेख करने के साथ ऑफिस का सारा कार्य भी संभाला है। सचमुच हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें प्रसन्नता जैसी बहू मिली जिसने अपने सारे फर्ज बखूबी निभाए हैं। अपने पति की बातों पर सहमति भरते हुए स्मिता जी बोलती हैं, आर्यन इस घर के रिश्ते प्रसन्नता के बिना अधूरे हैं। आर्यन नजरें नीचे किए प्रसन्नता की तारीफें सुनता रहता है। मन ही मन सोच रहा है कि शायद प्रसन्नता को समझने में उससे कोई चूक हो गई। तभी विजय जी कहते हैं, बेटा कहाँ रह गई हमारी बहू, वो अभी तक अंदर क्यों नहीं आई? हम दोनों तो कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। आर्यन अपने पापा की बात सुनकर कहता है, पापा प्रसन्नता तो घर में ही होगी, वो मेरे साथ तो नहीं थी। विजय जी कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो तुम्हें लाने एयरपोर्ट जाने वाली थी। उसने मुझसे कहा था कि वो शाम को तुम्हें लेने एयरपोर्ट जाएगी। आर्यन कहता है, लेकिन पापा मुझे एयरपोर्ट लेने मिस्टर मेहता आए थे, मैं तो अकेले गाड़ी लेकर आया हूँ। विजय जी चिंतित होते हुए कहते हैं, अगर वो तुम्हें लेने नहीं गई तो घर क्यों नहीं आई? इतना कहकर वो मिस्टर मेहता को फोन लगाते हैं। फोन पर मिस्टर मेहता बताते हैं, सर प्रसन्नता मैडम तो शाम को ही टैक्सी लेकर चली गई थी। उन्होंने मुझे छोटे सर को लाने भेजा था, परंतु सर वो कह रही थी कि वो अपने पापा के घर जा रही है। मुझे लगा आपको पता ही होगा। विजय जी बात संभालते हुए कहते हैं, ओ हाँ मेहता, मैं भूल गया था, चलो ठीक है कल मिलते हैं। ये कहकर वो फोन रख देते हैं। विजय जी घबराकर स्मिता जी से कहते हैं, स्मिता प्रसन्नता कहीं चली गई है। मेहता कह तो रहा था कि वो अपने पापा के घर गई है, परंतु अगर ये बात सच होती तो वो हमें जरूर बताकर जाती। मुझे सच में अब उसकी बहुत चिंता हो रही है। ये सब सुनकर आर्यन अपने पापा को संभालते हुए कहता है, पापा आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ कि वो कहाँ गई है। इतना बोलकर आर्यन ऊपर अपने कमरे में जाता है। कमरे में हर चीज वैसे ही सजी पड़ी है जैसा आर्यन छोड़ कर गया था। आज पहली बार आर्यन को कमरे में प्रसन्नता की कमी महसूस हो रही है। जब से वो आया है हर किसी की जुबान पर सिर्फ उसी की बातें हैं। कुछ पलों के लिए आर्यन बेड पर बैठकर प्रसन्नता के साथ बिताए हर पल को याद करता है। कॉलेज से लेकर अब तक की हर बात उसे याद आती है। उसकी आंखों के आगे हर दृश्य चलचित्र की भांति घूम जाता है। याद आता है उसे प्रसन्नता का हर पल, उसकी परवाह करना, उसकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना। प्रसन्नता को याद करते करते आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर जाती है, परंतु अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं जब उसे अपनी बेरुखी याद आती है। आर्यन आज पहली बार खुद को कोस रहा है। क्यों वो उसकी अच्छाई और उसका मासूम सा प्यार देख नहीं पाया? क्यों वो सूरत के आगे नहीं देख पाया? यहाँ बहुत ही खूबसूरत सीरत छुपी हुई थी। आज उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इतना सोचते हुए आर्यन को खुद पर ही गुस्सा आने लगता है और वो उठकर कमरे की हर चीज यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। किसी समय उसने प्रसन्नता से कहा था कि ये कमरा खुशी की पसंद से सजा हुआ है। आज उसे अपना कमरा ही पराया लग रहा है। खुशी तो कभी उसकी थी ही नहीं, ये तो मात्र उसकी भ्रम ही थी। जो उसकी थी उसे वो देख ही नहीं पाया। चीजें यहाँ वहाँ फेंकते हुए आर्यन के हाथ में प्रसन्नता की लिखी हुई चिट्ठी आ जाती है। आर्यन भीगी आंखों से चिट्ठी पढ़ता है जिसमें प्रसन्नता ने लिखा था, डियर आर्यन, मैं आज हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ।
आपने कहा था कि जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे यहाँ दिखाई ना दो। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि आप कुछ कहें और मैं ना मानूं। ये तो बहुत मामूली सी बात है। अगर आप मुझे ये कहते कि मैं आपको दुनिया में ही दिखाई ना दूं, तो भी मैं बिना कोई शिकायत के दुनिया से रुखसती ले लेती। प्यार किया है आपसे बेहद और बेहिसाब, लेकिन मैं ये आपको कभी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि ये प्यार मैंने किया है, इसे मैं ही निभाऊंगी। मैं आज से आपको आज़ाद करती हूँ। आप अपने मन पर किसी भी बात का बोझ ना रखिए। कोई भी सुंदर सी लड़की देखकर उसे अपनी जीवन संगिनी बना लीजिएगा। फिर आपको उसे साथ ले जाने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी। सिर्फ एक बात की आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपसे प्यार करने की, क्योंकि जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक मेरी हर सांस आपके नाम है। मैं जहाँ भी रहूँगी आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रखिएगा। मेरी ओर से आप उनसे माफ़ी मांग लेना। आप भी अपना ख्याल रखना। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं एक साधारण से चेहरे वाली लड़की आप जैसे हैंडसम लड़के से प्यार कर बैठी। ये शायद मेरी भूल होगी, पर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब से आपको मेरा चेहरा कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। प्रसन्नता। प्रसन्नता की चिट्ठी पढ़कर आर्यन फूट फूट कर रोने लग जाता है। उसे देखने उसकी माँ ऊपर आती है। अपने बेटे को इस तरह रोता हुआ देखकर वो घबराकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, बता तो सही, कुछ तो बोल। आर्यन माँ से लिपटते हुए कहता है, माँ वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उसे जाने के लिए बोला था, पर वो तो सच में ही चली गई। मैं ही उसे समझ नहीं पाया और ना ही उसके निश्चल प्रेम की कद्र कर पाया। वो मेरी हर ज्यादती हंसकर सहती रही और मैं उसकी सहन शक्ति को उसकी कमजोरी समझता रहा। माँ, प्रसन्नता ने जितना मुझसे प्रेम किया है उतना प्रेम तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं किया है। जिस खुशी की सूरत के पीछे मैं अंधा हुआ बैठा था, उस लड़की ने तो मुझे कभी चाहा ही नहीं था, और जिसकी ओर मैंने कभी देखा ही नहीं, वो परछाई की तरह हर वक्त मेरे साथ थी। मेरे गुस्से को, मेरी गलतियों को उसने हंसकर अपनाया था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। एक मैं ही था जो सिर्फ उसमें कमियां ही निकालता जा रहा था। माँ, सच में मैं उसके काबिल नहीं हूँ। स्मिता जी अपने बेटे के आंसू पोंछते हुए बड़े प्यार से बोलती हैं, देख बेटा, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। मैं और तुम्हारे पापा तो हमेशा तुमसे कहते रहे हैं कि प्रसन्नता बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे समझने की कोशिश करो। मेरा तो घर ही उस लड़की की वजह से महकता है, उसकी हंसी से गूंजता है। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। जहाँ कहीं भी वो हो उसे वापस इस घर में लेकर आओ। उससे अपने किए हुए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगो। उम्मीद करती हूँ कि वो तुम्हें माफ़ कर देगी। माँ की बात सुनकर आर्यन जल्दी से नीचे आता है और प्रसन्नता को ढूंढ कर लाने के लिए गाड़ी की चाबी उठाता है। उसे देखकर विजय जी बोलते हैं, आर्यन, अगर आज प्रसन्नता तुम्हारे साथ घर वापस नहीं आई और अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। आर्यन चुपचाप अपने पापा की बात सुनकर बाहर चला जाता है। विजय जी कहते भी हैं कि वो उसके साथ चलते हैं, परंतु आर्यन कहता है, नहीं पापा, आप यहीं रहिए। मेरी वजह से वो घर छोड़कर चली गई है, मैं ही उसे ढूंढकर वापस लाऊंगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग नंबर 14 में देखिए कि क्या आर्यन प्रसन्नता को ढूंढ पाएगा। क्या प्रसन्नता अपना इतना अपमान होने के बाद भी आर्यन को अपना पाएगी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें, और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।